नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम सभी अध्ययन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आज उसी कड़ी में हम इस अध्याय का नेक्स्ट पार्ट अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। आज हम इस वीडियो में शार्ट जानेंगे जीडीपी किसे कहते हैं और यह सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई। जीडीपी है क्या? अक्सर लोगों के मन में यह चलता रहता है और गवर्नमेंट जब जीडीपी के बारे में कोई डिस्कशन करती है तो जो लोग जानते नहीं हैं उनके लिए यह एक डाउट का सब्जेक्ट हो जाता है। जीडीपी की सबसे पहले जीडीपी को सबसे पहले जो इसने यूज किया था वह एक अमेरिका का अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था साइमन। अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था साइमन। इन्होंने सन 1935 से 44 के दौरान ही जीडीपी शब्द का यूज किया था। 1935 से 1944 के दौरान। तो जीडीपी है क्या? आइए इसको जानते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो बेसिकली इसको हम सरल शब्दों में अगर समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। चाहे जिस देश की अर्थव्यवस्था हो, उस देश की अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस है उसका मेजर करने का एक एक तरीका है, एक एक बुनियादी ढांचा है। यह किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंतर जो भी अंतिम माल होते हैं और सेवाओं का जो भी मूल्य होता है यह उसको प्रदर्शित करता है। अब जैसे इसमें दिखाया गया है कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि एक वर्ष में जो भी उत्पादित अंतिम वस्तुएं होंगी और उनका जो भी मूल्य होगा वह जीडीपी प्रदर्शित करता है। जीडीपी से संबंधित हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको जीडीपी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्लियर करवाएंगे। अभी इस चैप्टर में जितना भी थोड़ा बहुत टॉपिक दिया हुआ है उसी को जान समझकर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जीडीपी एक निश्चित समय अवधि में यानी 365 दिन का जो एक वर्ष होता है, इस निश्चित अवधि में जो भी अंतिम माल और उस उत्पादित वस्तुएं होती हैं और उनका जो भी मूल्य होता है उसी के आधार पर हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि इस देश की, इस राष्ट्र की जीडीपी कितनी है। तो भारत की जीडीपी कितनी है, आप सभी से ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं और आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए हम चलते हैं चैप्टर पर। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, प्रत्येक क्षेत्रक मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी हमको प्रोवाइड कराता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जीडीपी कहते हैं। तीनों जो क्षेत्रक होंगे उनके द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पादित होंगी या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी उनका हम योग करेंगे और योग करने के बाद जो भी कुछ आता है वह सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।
ऐसे ही किसी देश की जीडीपी निकाली जाती है। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं रहेंगी और जो भी सर्विस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो भी उनका बाजार मूल्य रहेगा, यह उसी के बेस पर ही जीडीपी निकाली जाती है। भारत में अगर ये क्वेश्चन यहां बन जाता है कि भारत में जीडीपी का जो मापन किया जाता है, यानी जो निर्धारण किया जाता है, वह कौन करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सकल घरेलू उत्पादन मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। यानी कि केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है वह जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटोरीज हैं उनसे सारी सूचनाएं पहले कलेक्ट करता है। फिर जब सारी सूचनाएं कलेक्ट कर लेता है फिर उसी के बेस पे ही जीडीपी का निर्धारण हो जाता है। तो इसमें स्टेट्स गवर्नमेंट जो होती हैं और जो यूटी होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्प करती हैं, उनको जो है सूचनाएं प्रोवाइड कराती हैं अपने अपने स्टेट्स की, अपने अपने यूनियन टेरिटोरीज की। तो मैं आशा करता हूं कि जीडीपी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इससे संबंधित पूरे फैक्ट्स मैं एक अलग वीडियो बना करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब अगला टॉपिक है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या है, कैसे ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं, आइए उसको जानते हैं। सामान्यतया अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है यह किसी भी कंट्री की जो डेवलप होने की सिचुएशन होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे कि कहा जाता है भारत के बारे में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि क्या है, कृषि एक प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है क्योंकि यह प्राकृतिक है। अब कृषि हम कहां करते हैं, कृषि तो हम लैंड में ही करते हैं, यानी भूमि में ही। तो भूमि क्या हुआ, प्राकृतिक प्रदत्त ही है ये, और ये प्राइमरी सेक्टर में ही आती हैं। तो वही यहां बताया जा रहा है कि किसी भी देश की जो डेवलपमेंट की स्थिति होती है अगर वो अच्छी है, सुदृढ़ है, मजबूत है, तो उसमें प्राइमरी सेक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तभी वहां की अर्थव्यवस्था और मजबूत होती है और देश की डेवलपमेंट सिचुएशन वेरी गुड होती है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, परिवर्तित मतलब कि कृषि में, एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी आई, नए नए बीजों का संवर्धन हुआ और नई नई कीटनाशक दवाइयां आई, जिससे क्या हुआ कि जो फसल में रोग लग जाते थे उनकी कोई उपचार के लिए कोई कीटनाशक दवाइयां नहीं होती थी। जब नई नई टेक्नोलॉजी आई उसके जरिए बीजों का संवर्धन हुआ, जिस बीज से हम कम पैदावार हमको प्राप्त होती थी आज उसी बीज से हमको अधिक पैदावार हो रही है। और जब फसल हमारी कीटनाशक लगने मतलब कीटों के लगने पर चौपट हो जाती थी, आज कीटनाशक की सहायता से ही फसल सुरक्षित रहता है, जिससे कि हमारी पैदावार होती रहती है। तो वही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर सिस्टम चेंज होता गया और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में
अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। यह तो नेचुरल ही है कि पहले जो भी कृषि क्षेत्र में उत्पादन होता था और आज के समय का अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले की अपेक्षा आज हमको ज्यादा उत्पादन मिल रहा है, क्योंकि पहले उतना ज्यादा जानकारी भी लोगों को नहीं थी। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया भी है, बताया भी है आपको कि हरित क्रांति के आने से काफी कुछ बदलाव हुआ है कृषि क्षेत्र में, उत्पादन की क्षमता में, नए नए बीजों के संवर्धन में, और कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स और नई नई टेक्नोलॉजी आई। जहां पहले खेतों की जुताई बैलों के द्वारा की जाती थी, अधिक समय लगता था, आज वहां खेतों की जुताई ट्रैक्टर द्वारा की जा रही है, और ट्रैक्टर में भी नए नए आधुनिक यंत्र आ गए हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो उत्पादन क्षमता थी वो पहले की रेदर देन इस समय काफी और इंक्रीज हो गई। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश की जो डेवलपमेंट कंडीशन थी वो और बढ़ी, और जब वो और बढ़ी तो किसानों को पैसा और मिलने लगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ा तो किसानों को पैसा मिला, और जब किसानों को पैसा खेती से मिलने लगा तो और वो इंटरेस्टेड हो गए, नई नई फसलों का उत्पादन करने लगे, खेती के प्रति और डेडिकेट हो गए कि नहीं, हमको जब खेती से आमदनी मिल रही है तो हम क्यों ना इसमें अपना इन्वेस्ट करें। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। शिल्पकार जो थे उसमें भी वृद्धि होने लगी, व्यापारी जो थे उसमें भी वृद्धि। अब शिल्प कैसे वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। कोई लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले काम में थे, बस चलाते, ट्रक चलाना और अन्य व्हीकल्स चलाना, और कई लोग फौज में जाना पसंद किए। तो यानी कि लोगों के अंदर जैसे जैसे जागरूकता आती गई, चाहे वो खेती के प्रति हो, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, चाहे देश के रक्षा के प्रति हो, चाहे खुद के रोजगार के प्रति हो, क्योंकि रोजगार आदमी तभी करेगा जब उसको अपनी आवश्यकता की अनुभूति होगी। तो वही कहने का मेरा मतलब है कि जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आता गया, वैसे वैसे लोग अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते गए, और जब सभी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते गए तो देश विकसित होने लगा, विकासशील रहने लगा। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं। ये जो पूरा अपना अरेंजमेंट था, जो पूरा सिस्टम था, इसमें सबसे बड़ी रोल किसने निभाया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि प्राकृतिक, यानी जो नेचुरल प्रदत्त है हमको, उन्हीं से ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे, क्योंकि चाहे टर्सरी हो और चाहे सेकेंडरी हो, ये दोनों क्षेत्रक तभी आगे कोई काम करेंगे जब प्राइमरी सेक्टर अपने से कुछ ना कुछ उनको माल प्रोवाइड कराएगा। जैसा कि कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या है और सेकेंडरी क्षेत्र को, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है, और टर्सरी सेक्टर का प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर से क्या इंटरकनेक्शन है, मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में ही, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही बताया था। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए, कारखाने बढ़े और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। अब जो लोग पहले घरों में बैठे रहते थे, अब वो जाकर के कारखानों में काम करने लगे, यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। और क्यों काम करने लगे? क्योंकि कारखाने को ये लगा कि हमारे पास प्राइमरी सेक्टर से माल ज्यादा आ रहा है, मटेरियल्स ज्यादा आ रहे हैं, और हम उस मटेरियल्स का प्रोडक्शन में यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैन पावर नहीं रहेगी तो अपना कारखाना चला नहीं पाएगा।
तो कारखाने को भी जरूरत थी मैन पावर की और मैन पावर को भी जरूरत थी पैसे की। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। तो इसीलिए कारखानों का भी प्रचलन अधिक हो गया और रोजगार भी लोगों को मिलने लगा, लोग उसमें इंटरेस्टेड भी हो गए। यह सब हुआ तो किसके चलते? नॉलेज एंड प्राइमरी सेक्टर में काफी अधिक भूमिका, लोगों का इंटरेस्टेड होना, हरित क्रांति का प्रभाव, तो ये सब के चलते ही लोग और अधिक जागरूक हो गए। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। अगर देखा जाए तो श्रम करने वाले जो पीपल्स हैं, अगर वो सबसे ज्यादा इंगेज हैं तो अपने इसी सर्विस सेक्टर में ही, यानी जिसको हम टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को ही हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। जो भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं, अगर उनमें हम देखें तो सबसे ज्यादा यही देखा गया कि वहां जो सेवा देने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सेवा फ्री में लिया जाता है, सेवा के बदले उनको पैसा भी मिलता है। भाई कोई डॉक्टर है, उस पेशेंट का इलाज करेगा तो पैसा पाएगा ही। कोई डाकिया है, डाकिया वाला काम करेगा, दर्जी है, दर्जी वाला काम करेगा, उसको पैसा मिलेगा ही। ये सब क्या है? सर्विस प्रोवाइडर में आते हैं। ये सब टर्सरी सेक्टर के लोग हैं। भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। इन सारी बातों का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा बताए हुए सभी टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इन केस यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है या जिस भी टॉपिक पर आपको कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट के जरिए अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि आईएएस पॉइंट के द्वारा संचालित सभी वीडियो क्लासेस आप सभी के लिए यूजफुल प्रूव हो रही हैं। जिसको भी जिस वीडियो क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट के जरिए हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी हमारे आईएएस पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।